हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ और मैं करता हूं इन्वेस्टिंग को सिंप्लीफाई आप सबके लिए। इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होता है वैल्यूएशन का, और आज हम सीखेंगे कि सिक्लिकल इंडस्ट्रीज में वैल्यूएशन कैसे प्ले करती है। और एक लाइव एग्जांपल मैं लूंगा जो कि हमने बहुत पहले साधन पे डिस्कस किया हुआ है, सो दैट यू हैव अ रियल सेंस ऑफ इट। मैं बात कर रहा हूं एक ऑटो एंसिलरी की। हालांकि ऑटो एंसिलरी के लिए ये नेक्स्ट 3 से 4 महीने बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं होने वाले हैं, बट एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। इसी टाइम पे कंपनी की जो वैल्यू होती है उससे कम पे वो अवेलेबल होता है, बिकॉज देयर आर शॉर्ट टर्म टेलविंड्स इन दिस सेक्टर। सो इस स्टॉक में क्या हेडविंड है जिसके कारण ये स्टॉक काफी डिप्रेस्ड प्राइसेस पे मिल रहा है। और डिप्रेस्ड प्राइसेस के बारे में सेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिकॉज ये वही शेयर है जो मैंने 160 रुपए पे आज से 4 साल पहले खरीदा था, और इस स्टॉक की प्राइस जो है वो 1000 को टच कर चुकी है। हम लोगों ने पार्शियली प्रॉफिट बुक भी किया था 800 और नॉट, बट रिसेंटली आई रीपर्चेज्ड इट एग्जैक्टली द सिमिलर अमाउंट जो मैंने टॉप पे सेल किया था। तो मैं अपना कॉस्ट को एवरेज कर रहा हूं। सो प्रैक्टिकली इट्स द सेम स्टॉक। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि कंपनी के प्रमोटर ने इसमें 200 और 200 400 करोड़ का वारंट इशू किया है एट डिफरेंट प्राइसेस। एक प्राइस तो आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। ये स्टॉक अभी आज के डेट में 500 सम टू 600 के बीच में ट्रेड कर रहा है, और 8 महीने पहले प्रमोटर हैज इशूड अ वारंट एट द प्राइस ऑफ 2100। सो ये 2100 पे उन्होंने वारंट इशू क्यों किया जब स्टॉक 500 रुपए के भाव पे मिल रहा था, ये बताऊंगा मैं इस वीडियो में, बिकॉज ऐसा पहली बार ही हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में। बट इफ यू टेक इट एज एन एक्सेप्शन, तो नॉर्मली भी अभी जनवरी 2026 में कंपनी के प्रमोटर ने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं एट द प्राइस ऑफ 588, एंड करंट मार्केट प्राइस इज स्लाइटली अ डिस्काउंट फ्रॉम दैट ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं एक अंडर वैल्यूएशन मुझे स्मेल कर रही है, बट ये अंडर वैल्यूएशन जस्ट स्मेल करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द टेक्निकल स्टैंड पॉइंट, एंड टेक्निकली स्पीकिंग प्राइस to book is a benchmark which I look at when I look at cyclical company, and खासकर ऐसी कंपनियां जो काफी ज्यादा कैपेसिटी एनहांसमेंट पे डिपेंडेंट होती है फॉर ग्रोथ। तो ये सेक्टर ही काफी कैपिटल इंटेंसिव है, चाहे वो भारत फोर्ज हो, रामकृष्णा फोर्जिंग हो, MM फोर्जिंग हो, या बहुत सारी कास्टिंग बिजनेसेस की भी बात करें तो वो काफी हेविली डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और उसको जज करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं पर्सनली जिसे मैं मानता हूं मेरा फेवरेट तरीका है, लुकिंग एट इट फ्रॉम प्राइस टू बुक वैल्यू। तो जब मैंने इसे 2022 में इन्वेस्ट किया था तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो थी वो 3 पे थी, एंड इट वाज पोइज्ड टू डू वेल। सो यू कैन सी इन द चार्ट दैट प्राइस टू बुक इसको मार्केट ने 12 का प्राइस टू बुक भी दिया। सो ये स्टॉक हमारे लिए 6x हो गया था इन 2 years टाइम। राइट नाउ यू विल बी शॉक्ड टू नो अगेन ये अवेलेबल है एट द प्राइस टू बुक ऑफ 3.5। सो सिक्लिकल इंडस्ट्री में आपको सेम रूल रिपीट होता रहता है, उसको बार बार आपको प्ले करना होता है। तो स्टॉक हमने चूज किया हुआ है, अब उसको प्ले करने का टाइम है या नहीं है ये वीडियो में देखेंगे, और स्टॉक इस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है ये डिग आउट करेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिकॉज आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज, फोर्जिंग इंडस्ट्रीज, कास्टिंग इंडस्ट्रीज, एंड विल एक्सप्लेन सम न्यू फिनोमेना लाइक कोल्ड फोर्जिंग एंड मशीनिंग। क्या होती है मशीनिंग, का क्या रोल है, एंड मशीनिंग से क्या फायदे होते हैं। सो बहुत सारे इंटरमिंगलिंग ऑफ थीम्स हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू वांट टू ग्रो एज ए इन्वेस्टर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल साधन स्टॉक्स, जहां पे मैं सिंप्लीफाई करता हूं स्टॉक मार्केट आपके लिए, एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 5.5 years। ओवर 5 year प्लस की जर्नी में हम लोगों ने बहुत सारे नए ऑफरिंग्स भी आपको दिए हैं। सो वी हैव लॉन्च्ड साधन प्रो, साधन प्राइम एंड साधन प्राइम प्लस, विच इज 3 टाइप्स ऑफ साधन चैनल मेंबरशिप। सो उसमें भी काफी बेनिफिट हैं जो स्टॉक मार्केट में अपनी लर्निंग को डीप करना चाहते हैं और बिजनेस एनालिसिस पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। बेसिकली हमारा स्टाइल जो है वो कन्विक्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग का है। सो कन्विक्शन डेवलप करने के लिए बिजनेस में आपको फर्म बिलीव होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट में भी आपको एक ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। तो इन दोनों पे ट्रस्ट डेवलप करने के लिए यू नीड टू हैव दैट 25-30 मिनट्स ऑफ डीप डाइव सिंथेसाइज्ड नॉलेज, एंड दैट हेल्प्स me to keep calm when stock prices are low, or even stock prices go 5x 6x. We don't bother because we see these share as a long term ownership in good businesses. So we have a kind of a ownership mentality when we look at stock market. So ultimately multi-bagger find करने का secret वही है कि you think like you are owner of the business, and to own a business you need to know the business, which will help you make money even though you are sleeping,
बिकॉज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का मजा तभी है इफ यू लेट योर विनर्स रन एंड इफ यू फाइंड अंडरवैल्यूड बिजनेसेस। एक ऐसा ही बिजनेस मैं आपको अभी बता रहा हूं, बट देयर आर मोर देन 25 to 30 businesses which you can deep dive on if you join Sadhan Prime Plus membership. So we have shared more than 60 videos on more than 40 plus businesses which will be useful for somebody who wants to learn investing. So do check out Sadhan Pro and Sadhan Prime Plus membership. दोस्तों, so let's break down Ramkrishna Forging Limited for you. तो हमारा फ्लो वीडियो में ऐसा है कि हम Q4 के नंबर्स को स्टडी करेंगे, Q4 के कॉन कॉल में कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है और जिसके बेसिस पे हमारी थीसिस डेवलप हो रही है। So basically, just to summarize, this story is about strategic diversification, margin expansion, and a shift towards value-added metallurgy. So basically, Ramkrishna Forging is not just a forging company, as the name suggests. They are into forging, they are into casting, and they are now into machining. पहले हम forging as a process समझ लेते हैं। Basically, इसमें क्या होता है कि we put force to shape a metal. So that's a forging for you. And काफी heat चाहिए होता है, काफी power चाहिए होता है, और forging के लिए आपको ton press चाहिए होता है, जो कि काफी heavy होते हैं। 100 tons, 1000 tons, इस टाइप के टन प्रेसेस होते हैं जो कि शेप करते हैं एक मेटल को, जो जनरली एक पिग आयरन या माइल्ड स्टील या फिर लोहे का कोई ना कोई वर्जन होता है। उसको फिर हम ऑटोमोटिव में ज्यादा यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ ऑटो एंक कंपनी। सो इस कंपनी का जो नीश है वो रिंग रोलिंग में था जब इसने स्टार्ट किया था। साथ ही साथ इस कंपनी को मैं बहुत सालों से जान रहा हूं। जब मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो बताया था कि टाटा मोटर्स में जब मैं एज अ जीटी ज्वाइन किया था, तो दिस इज द वन कंपनी विच आई विजिटेड एज अ टाटा एम्प्लॉई एंड आई रियली लाइक दिस बिजनेस। एंड मैं तो उस समय इन्वेस्टिंग में था नहीं। मेरे बॉस ने वहां के काउंटर पार्ट से पूछा था कि क्या ये कंपनी लिस्टेड है, तो 2007 में दे सेड नो, but we have plans to get listed. Then we thought that this is a very good business because the company had maintained its plant like anything, and that is since 10-15 years I can vouch for the quality in terms of the facility layout and the placement of the machine, and things were very much streamlined. So that is the core forging business. बट इसमें का नीश जो है वो रिंग रोलिंग का है, जो कि वो करंटली 121% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे रन कर रहे हैं। हालांकि इनकी ज्यादातर कैपेसिटी जो है वो हॉट एंड वार्म फोर्जिंग में है। कोल्ड इज करंटली वन व्हीकल व्हिच इज नॉट रियली ऑप्टिमाइज्ड बिकॉज द यूटिलाइजेशन फॉर कोल्ड फोर्जिंग सेटअप इज जस्ट 40%। और नए फ्रंटियर पे ये ऑपरेट कर रही है न्यू लाइन ऑफ बिजनेसेस लाइक एल्यूमिनियम फोर्जिंग, बिकॉज ईवी जो है उसमें बहुत सारे एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक केसिंग चाहिए होती है जो कि बहुत बड़ी होती है। बैटरी बहुत बड़ी होती है, उसके ऊपर केसिंग भी बहुत बड़ी होती है। सो वन ऑफ द साइजेबल थिंग फ्रॉम अ फोर्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो एल्यूमिनियम फोर्जिंग इज गोइंग टू बी अ थीम वेयर मेनी फोर्जिंग प्लेयर्स विल एंटर इनटू। हालांकि एक कंपनी जो इसमें स्पेशलिस्ट है वो है एलिकॉन, व्हिच इज पुणे बेस्ड कंपनी। सो एल्यूमिनियम फोर्जिंग इज वन थिंग व्हिच इज वेरी न्यू फॉर दिस कंपनी एंड आरके फोर्जिंग इज एमिंग एट दिस बिजनेस। सेकंड इज कास्टिंग। बेसिकली व्हेन द थिंग्स आर वेरी सिंपल देन हम फोर्जिंग यूज करते हैं। जब शेप्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता और शेप्स बहुत ही स्मूथ होते हैं फॉर अ क्वाइट सम कुछ दूरी तक वो एक सेम लेवल होता है तो फोर्जिंग यूज करते हैं। और लेकिन एक अगर आपके 1 फीट में ही 10 बार उसमें केसिंग अलग अलग शेप हो तो उसको कास्टिंग से बनाते हैं, यानी कि वो शेप को आप मोल्ड बना लेते हैं और उसमें मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं और फिर जो शेप आपको बनवाना चाहिए वो वहां पे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज भी आप बना सकते हैं। सो उसमें इस कंपनी का स्केल भी काफी बड़ा है। 78,000 MTPA का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो उन्होंने एक्विजिशन के थ्रू ग्रो की है। एंड मेन प्रोसेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, जहां पे टूलिंग का कॉस्ट काफी कम होता है बिकॉज इसमें आपको ठोकना पीटना नहीं है, उसको शेप नहीं देना है, ऑटोमेटिकली मोल्टेन मेटल अपना शेप ले लेता है अकॉर्डिंग टू द मोल्ड। सो ये एक एफिशिएंट बिजनेस है और इकोनॉमीज आर क्वाइट गुड बिकॉज दिस कंपनी हैज बीन जनरेटिंग 15-16% ऑफ EBITDA मार्जिन इनटू दिस। बट थर्ड पार्ट इज रियली इंटरेस्टिंग व्हिच अट्रैक्टेड मी एट द फर्स्ट प्लेस in 2022 because machining was ramping up at that time and machining is again capital intensive business। वहां पे आपको बहुत सारे CNC machines खरीदने होते हैं जो कि हर different shapes को देते हैं। तो आपने अगर forging करके component बनाया वो उसमें अगर थोड़ा सा tweak करना है, shape उसको precise करना है, उसको clarity micron level पे clarity लानी है तो आपको machining करना पड़ेगा। और machining में basic processes are like precision grinding, drilling and turning to meet exact OEM tolerance level because हर OEM एक
एक डिजाइन देती है, फिर उसकी एक टॉलरेंस देती है। जहां टॉलरेंस बहुत कम है वहां पे आपको मशीनिंग करनी पड़ती है। सो आरके फोर्जिंग इज मूविंग अप द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल सप्लायर टू रेडी टू असेंबल कंपोनेंट पार्टनर। सो दैट इज द जर्नी व्हिच दिस कंपनी इज ट्राइंग टू मेक, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीनिंग, एंड we'll cover that in update also. So RK Forging is the second largest forging player in India. सबसे बड़ी कंपनी जो है वो भारत फोर्जिंग है, बाबा कल्याणी ग्रुप की। But this company is almost like that, except that Bharat Kalyani is deeply now into defense. But this company has chose to stay away from defense. But this company has created its niche in past in railway initially. But now again they are looking at railway for growth. But ये कंपनी का जो main scale है, that is not just limited to India, but globally they have 22 manufacturing plants, and their total forging capacity is 333,000 MTPA, casting is 78,000 MTPA, and they export to more than 23 countries, largely to North America and Europe. And now they have a strategic goal to increase the export share to 40% in next 2 years. So इस कंपनी की जर्नी को हम देखें तो हिस्टोरिकली इसका एंकर जो है वो कमर्शियल व्हीकल ही रहा है, डोमेस्टिक सीवी एंड सेफ्टी क्रिटिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइक क्रैंकशाफ्ट जो कि इंजन का पार्ट होता है, आइस इंजन का पार्ट होता है, फ्रंट एक्सल बीम जिसपे काफी ज्यादा लोड होता है, जो गाड़ी का जो इंजन जो होता है और ड्राइवर की जो सीट होती है वो सारी चीजें फ्रंट एक्सल बीम लोड पे होती है, तो इट हैज टू हैव दैट स्ट्रेंथ टू carry huge weight, and that's why they are good into front axle beams, and they are actually known for making good front axle beams as an industry insider I know. वहीं as I said कि the company is now moving to non-auto segment because एक size तक आप grow कर सकते हैं with a specialization like CV focused forging player. That was the path till 2020, but 2022 and 24 के onwards the company has been trying to diversify into different sectors like railway. उस समय भी 2007 में भी रेलवे पे ये काम करते थे, but they shifted to auto in last 10 years. Railway में they are trying to make coaches, freight wagons, but most importantly they are getting into wheel manufacturing, which I will detail. Also they are getting into passenger and EV, so they are into aluminum forging. They are trying to get into earth moving and heavy industrial equipment sector like mining, construction equipment and farm equipment. And also they are trying to make a foray into aerospace and defense and energy storage, but that is some time away. So the company has evolved from 2022 to 2026. As we can see in the number that domestic auto का जो contribution था FY22 में वो 40% के करीब था. So ये कंपनी एक डोमेस्टिक ऑटो सप्लाई भी करती है और एक्सपोर्ट ऑटो भी करती है. तो अगर हम दोनों का सेगमेंट देखें तो FY22 में ये रफली 78% वहां ऑटो सेगमेंट से आ रहा था, बट अभी के डेट में हम देखें तो this number has reduced to 73%, and initially जब रेलवे 1.7% था, now it has grown to 7.5%. Mining and forging equipment has also grown from 4 to 6%, and export to other segments has also remained around 5-6%. So railway में acceleration हुआ है, it has surged to 7.5% of the revenue, driven by bogie component for LHB coaches, Vande Bharat, and upcoming Forged Railway JV, which is one of the triggers which we'll talk about. Now the company is pivoting away from commercial vehicle to PV and EV because they are trying to push for passenger vehicle and EV using precision cold forging to around 10% of the total revenue within next 2 years. So let's look at the Q4 snapshot. The company has grown its revenue to 1216 crores, which was 28% growth YOY and 10.5% QOQ growth. वहीं absolute basis पे ये growth जो है वो more than 111% का है YOY basis पे. QOQ basis पे भी 1/4 से ज्यादा का जंप हुआ है EBITDA में. EBITDA margin is now 17%, which is YOY more than 6.7% higher and 2.2% higher QOQ basis पे. तो Q4 में जो नए ऑर्डर आए हैं वो ऑटोमोटिव से अराउंड 56% आए हैं एंड नॉन ऑटो से 44% है, which is actually walking the talk because company had not just stated that they would like to pivot more towards non-auto side. So non-auto segment has largely grown through energy storage orders, and auto segment में मेन ऑर्डर जो आया है वो कमर्शियल व्हीकल एज वेल एज ईवी में आया है जो कि 334 करोड़ का है. तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ ईयर पॉइंट ऑफ व्यू. सो FY26 जो अभी जस्ट क्लोज हुआ है उसमें हम मार्जिन का एक जंप देख रहे हैं फ्रॉम 13.9% EBITDA मार्जिन इन FY25 टू 15.17%.
which is 130 bips higher. Revenue में जो growth है वो 5% का है, हालांकि ये flattish सा growth है, but EBITDA has grown around 15% in absolute terms. Profit before tax is 112 crores. So that is reason for the stock not doing well because PBT has gone down. So profit before tax में जो reduction है वो 25% का है, around 30 करोड़ का जो reduction है उसमें majority 17 करोड़ का reduction आ रहा है. That has been because of losses in their joint venture activities and subsidiaries like जो रेल व्हील की जो उन्होंने joint venture में बनाया है and मैक्सिको में भी उनका joint venture है. तो मैक्सिको में जो सब्सिडरी है वहां पे भी कैपेक्स हो रहा था बट वहां से कैश फ्लो नहीं आ रहे थे, तो वहां से लॉसेस बिल्ड हुए हैं. सो इसलिए ये कंपनी के नंबर अभी कंप्रेस्ड हैं. बट गुड न्यूज इज दैट एज वी स्पीक इन दिस मंथ बोथ ऑफ दीज प्लांट आर शेड्यूल्ड टू गो काइंड ऑफ ऑन अ प्रोडक्शन मोड. सो फुल प्रोडक्शन हम Q2 ऑनवर्ड्स देख पाएंगे, बट Q1 में भी इनका एक थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन फेज में है ये दोनों एसेट्स. So that will stop the losses and that will lead to positive surprise in coming quarters. So let's decode this railway joint venture. तो रेलवे में इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी joint venture की है with a company which Sadhan subscribers already know, which has been multi-bagger for us, टीटागढ़ वैगन लिमिटेड. सो टीटागढ़ वैगन और इनकी जो सब्सिडरी है उसमें 51% ये ओन करते हैं. सो इसमें जो एसेट है वो उसकी कैपेसिटी 2,30,000 व्हील्स बनाने की है. और आपको पता है कि रेलवे सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई. इसी को सॉल्व करने के लिए रेलवे व्हील का प्लान इन्होंने डाला है और एक्चुअली दे आर द फर्स्ट मूवर. एंड इनके बाद जुपिटर वैगन ने भी ओडिशा में एक सिमिलर कैपेसिटी की प्लांट डालने के लिए फंड रेज की है एंड दे आर इन्वेस्टिंग देयर. एंड ऑल्सो थर्ड बिगेस्ट wagon maker Texmaco has recently said in last con call that they are getting into wheel manufacturing facility. So wheel manufacturing facility looks like a very lucrative opportunity जहां पे इनका first movers advantage है. Now they are going to supply to railway in this coming year. FY27 में 40,000 व्हील का ऑफटेक वो इंडियन रेलवे को करेंगे और ओवरऑल 2,30,000 में से 50% का ऑफटेक इज ऑलरेडी गारंटीड विद इंडियन रेलवे और बाकी 50% दे कैन एक्सपोर्ट. सो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू बेसिस पे हम बात करें तो अराउंड 400 to 450 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू आप इस बिजनेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद अ कोर फोर्जिंग मार्जिन. सो दिस इज अनदर एक्सपेंशन व्हिच इज वेरी मीनिंगफुल फॉर दिस कंपनी. सो अगर हम ग्रोथ ट्रिगर्स को समराइज करें एक स्लाइड में तो वी हैव इमर्जिंग बिजनेस लाइंस. फर्स्ट इज कास्टिंग बिजनेस जहां पे कमर्शियल लॉन्च उन्होंने मार्च 2026 में करने वाले हैं विच इज पोजीशन टू जनरेट अराउंड 400 to 500 करोड़ इंक्रीमेंटल टॉप लाइन थ्रू FY27 वाया हायर वैल्यू मशीन्ड मिक्स. सो कास्टिंग प्लस मशीनिंग एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन 400 करोड़ का जो कि हाई मार्जिन होगा. दूसरा ट्रेलर एक्सेल का जो बिजनेस है उसमें B2C जाने वाले हैं जहां पे 120 करोड़ का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू अराउंड 4 to 5% ऑफ ओवरऑल टॉप लाइन. मैनेजमेंट इज टारगेटिंग टू डबल दिस टू 250 crores in next year, which will be around 10% of overall top line revenue in the coming year. Passenger and electric vehicle में they are aggressively targeting against 10% of revenue split in next 24 months. Also they have said that they will enter into aerospace metallurgy जहाँ पे वो titanium and other metals पे explore करेंगे, but that is still very much into budding stage. अभी FY27 में कोई order आने की expectation वो बोल रहे हैं, but I doubt कि वहाँ पे कुछ आएगा. This is just a pure optionality. FY29 से कुछ meaningful वहाँ पे आ सकता है. So why we become interested into this company? Because we keep tracking the class 8 trucks engine demands into USA and इनका जो ज्यादातर जो CV है वो linked है with a heavy duty class 8 truck sales into US. So what is class 8 trucks? They have a very huge capacity to carry long haul merchandise and they are the backbone of American freight. So North America is the RK Forging's largest export market, driving 58% of total export. Roughly 700 करोड़ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से अर्न किया है. And RK Forging ने कॉन कॉल में बताया कि since last 3 months we are seeing destocking happening in our warehouse in North America. तो destocking के कारण Q4 तक उन्हें परेशानी हुई, but next 3 months they are seeing that fresh revenue would start coming in because destocking is over and actually new demand is coming. So class 8 ट्रक्स की डिमांड जो है वो सिक्लिकल है और वहां पे एक नया नॉर्म एमिशन का नॉर्म इंप्लीमेंट होने वाला है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. सो ये साल जो कैलेंडर ईयर 26
is going to be really interesting for somebody who is supplying to Class A trucks, including Bharat Forging and Ramkrishna Forging, because वहां पे लोग प्री बाइंग करते हैं बिफोर अ नॉर्म चेंजेस, बिकॉज नॉर्म चेंज मतलब क्या, कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो कॉस्टिंग बढ़ने से पहले प्रीएम्प्टिव बाइंग वहां के ट्रकर्स करेंगे. सो दैट्स व्हाई दिस ईयर इज साउंडिंग अ गुड ईयर for these two commercial vehicle players. So let's break down the profitability dynamics and their pricing power. So अभी इस क्वार्टर में जो हम वेस्ट एशियन क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कारण इस कंपनी का बिजनेस बैडली इंपैक्ट हुआ है. दो चीजें हैं. पहली चीज की रॉ मटेरियल, जो बेस रॉ मटेरियल है स्टील, उसकी प्राइसेस भी थोड़ी सी बढ़ी है, बिकॉज चाइना इज नॉट प्रोड्यूसिंग वेरी मच एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी है, तो वहां पे एक आर्टिफिशियली थोड़ा सा स्टील प्राइसेस बढ़ गई हैं. बट दिस कंपनी ऑटोमेटिकली पास दीज इंक्रीज स्टील कॉस्ट टू द सप्लायर OEMs को, बिकॉज उनको भी रेट्स पता है, तो वहां पे मार्जिन प्रोटेक्टेड है. बट जो दूसरा जो सेगमेंट है जहां पे अभी वेस्ट एशियन क्राइसिस के कारण बैड इंपैक्ट हुआ है, वो ये है कि फोर्जिंग में बहुत पावर लगता है. एंड फोर्जिंग बिजनेस का टिपिकली रामकृष्णा फोर्जिंग के लिए 6% ऑफ देयर सेल्स गोज एज अ पावर एंड फ्यूल कॉस्ट. सो पावर एंड फ्यूल जो 6% जा रहा है, उसमें लार्जली जा रहा है टुवर्ड्स द LNG एंड LPG प्रोक्योर्ड फॉर प्रोवाइडिंग पावर एंड फ्यूल. तो उसमें जो जियोपॉलिटिकल स्पाइक आया है, उसके कारण बहुत सारी कंपनियों ने फोर्स मेजोर इवेंट इनिशिएट कर दिए, बहुत सारे क्लाइंट्स ने. तो टेम्पररीली देयर इज अ कंप्रेशन इन मार्जिन and that's why this is going to reverse. I mean, this is not going to stay permanent. तो ये नए norms set out हो रहे हैं, तो एक क्वार्टर जो खराब होता है, जो पिछला क्वार्टर था, ये क्वार्टर थोड़ा सा बैडली इंपैक्ट हुआ है, बट गोइंग फॉरवर्ड दिस विल नॉट बी इंपैक्टिंग इट सो बैड. सो अगर हम ब्लेंडेड लेवल पे बात करें मार्जिन की, तो कोर फोर्जिंग में अराउंड 17% का EBITDA मार्जिन बेसलाइन अज्यूम किया जा सकता है, ड्रिवन बाय 8,000 टन प्रेस एग्जीक्यूशन. कास्टिंग में 15 to 16% का EBITDA मार्जिन है, which they are scaling via machine products. And aluminum mein the margin is 14 to 15%. Although it's slightly lower optically, but it is very high on absolute cash flow basis पे, per ton basis पे हम बात करें, due to higher base cost of ₹400 per kg. तो एल्यूमिनियम मेटल itself is costly metal against the iron metal, so that's why यहाँ पे आपको जो एब्सोल्यूट बेसिस पे EBITDA में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, हालांकि नंबर परसेंटेज बेसिस पे कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम दिखेगा, but this is a good business to own. So ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें deleveraging is also playing out. So कंपनी की स्टोरी को मैं समराइज करूँ तो this company is asset heavy company and इन्होंने हर साल 300, 400, 500 करोड़ के कैपेक्स किए हुए हैं पिछले 5 सालों में, तो एक लेवरेज काफी बिल्टअप हो गया था. तो उसको कल आउट करने के लिए प्रमोटर ने इक्विटी इन्फ्यूज की है, अराउंड 400 करोड़. आपको मैंने बताया 2 बार वारंट्स के थ्रू. तो 400 से 500 करोड़ का जो नेट डेट रिडक्शन जो है वो अपकमिंग फिस्कल ईयर में होने वाला है, कमिंग 12 मंथ्स होने वाला है. सो उसके कारण आपको इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर हम 10% की सेविंग माने, तो अराउंड 40 से 50 करोड़ आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगा, विच विल डायरेक्टली फ्लो टू द बॉटम लाइन. और कंपनी इज नाउ स्टॉपिंग इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कंस्ट्रेन ले रही है कैपेक्स में, और दे आर सेइंग कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 5 years FY27 में बजट इज सेट एट 300 to 400, विच इज अ रिस्ट्रिक्टिव बजट बिकॉज इनका स्केल बड़ा हो गया है. एंड बेसिकली उसमें बहुत सारा पैसा तो जेवी के में इक्विटी फॉर्म में जाएगा, जो वो नए लाइन ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ इट इज मेंटेनेंस कैपेक्स and they're not expanding something which into the core business. So it's a self constraint है. तो फोर्जिंग बिजनेस में अगर कंपनी जो है कैपेसिटी कंटिन्यूस करती जाए और जब रुकती है तब वो उसके पास मौका होता है टू लेवरेज with their clients, because तब डिमांड आती है. Because the company has done some ECL provisioning. ECL stands for expected credit loss provision, which was against some international trade receivable, which was basically around 42 crores. तो उन्होंने उसको set off किया है, तो कुछ provisioning उन्होंने बढ़ा दी है. उसके कारण PBT जो है उसमें आपको एक drawdown देखने को मिल रहा है. So upcoming value triggers for RK Forging for FY27 are here. So what we need to watch out for is operating leverage play out कैसे हो रहा है, apart from deleveraging we just spoken about, and revenue recognition में भी कुछ changes हैं. पहले हम ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो H1 FY27 में कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ रेल व्हील प्लांट इज गोइंग टू एड सम सब्सटैंशियल रेवेन्यू टू द टॉप लाइन. ऑल्सो ट्रेलर एक्सेल का जो कैपेसिटी बिल्ड की है वो भी लाइव हो जाएगी, तो दैट विल आल्सो हेल्प टू गेन सम टॉप लाइन एडिशन. एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट इज दैट मैक्सिको सब्सिडरी जो कि लॉस मेकिंग है, देयर हैज बीन अ लीक ऑफ अराउंड 4.5 करोड़ ऑफ ऑपरेशनल लॉस एंड अराउंड 6 करोड़ ऑफ इंटर कंपनी एलिमिनेशन, और वो सारी चीजें उसके कारण वो लॉस मेकिंग है. दैट विल convert into profit making, turnaround होगा वहाँ FY27 में. So at least the leaky bucket problem नहीं होगा वहाँ पे. Inside FY27 we expect that the
the pass on of these increased fuel cost to its customer, which has largely been a product of geopolitical energy cost hikes, which will drive the profitability to another 100 to 150 bips, which will add to the business model of this company. FY27 closing, yani March 2027 tak, we expect that this company will gain the global passenger vehicle OEMs approvals, which will helping them to increase the capacity utilization of cold forging plant from 40% to 80%. So that's what management has said, that वहाँ पे भी operating leverage play out होगा. So there are a couple of levers which we can clearly see that company has stopped itself expanding anymore and deleveraging पे अब जा रहे हैं. तो interest cost घटेगा, top line बढ़ेगी और EBITDA margin भी बढ़ेगा. So that's why that looks like a very sound story to me. So अब tailwinds और headwinds की बात कर लें. सबसे पहले इस पे क्या headwinds हैं जो कि अभी सेक्टर में बहुत ही बुरे तरीके से अप्लाई हो रहे हैं. वन इज अ जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन. तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के कारण अनदर 15 to 20 डेज ऑफ ट्रांजिट टाइम हैज बीन एडेड और उसके कारण ओशन फ्रेट्स भी काफी बढ़ गए. तो 15 to 20% तो ओशियनिक फ्रेट कॉस्ट ही बढ़ा है. देन एनर्जी एंड गैस प्राइसेस वोलेटिलिटी हैज एडेड टू कंप्रेशन इन नेट मार्जिन बिकॉज यूटिलिटी फ्यूल रिप्रेजेंट्स अराउंड 6% ऑफ द कॉस्ट. सो ये तो फोर्स मेजर वाले सिनेरियो हट जाते हैं, तभी यहाँ पे अब कुछ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पीवी ओईएम्स का जो बॉटलनेक है वो काफी प्रोलॉन्ग्ड है इन ग्लोबल पैसेंजर व्हीकल बिकॉज उनके वैलिडेशन टाइमलाइन हैज स्लाइटली इंच्ड अप एंड दैट्स व्हाई द कोल्ड फोर्जिंग एसेट्स हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड वेल. सो पीवी ओईएम्स का जो यूरोप में और हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है. कभी उनपे साइबर अटैक हो रहा है. दो पीवी ओईएम्स आई नो स्टेलेंटिस एंड जेएलआर पे साइबर अटैक्स हुए जिसके कारण उनके प्लांट बंद हो गए थे. सो ये सारी चीजें हेडविंड क्रिएट कर रही हैं एंड चिप्स की भी शॉर्टेज के कारण कुछ प्रोडक्शन रुक रहा है पीवी साइकिल में. सो टेलविंड्स की अगर हम बात कर लें तो क्लास 8 की जो ट्रक्स की रिकवरी है दैट इज गोइंग टू हेल्प दिस कंपनी बिकॉज डी स्टॉकिंग इज ऑलमोस्ट ओवर बाय द कंपनी एंड Q1 FY27 दे एक्सपेक्ट रियली वेल. एंड एजिंग यूएस फ्लीट एंड अपकमिंग एमिशन लॉ के आने के कारण जो रिप्लेसमेंट की फ्रेश डिमांड आएगी दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. सो वी एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग डिमांड साइकिल इंडिपेंडेंटली कंफर्म्ड बाय peers like Bharat Forge. I think after 6 months domestic momentum will be back, like it will sustain the Indian CV and auto demand shielded by ongoing government capex and GST rationalization जिसके कारण एक पुश मिल रहा है. Sovereign insulation is also there a factor because so तो अभी तक इनके जो clientele थे वो generally private थे but now they are getting into slightly on a semi-private semi-government kind of setup like Titagarh wagon and other wagon manufacturer which take order from Indian Railway. तो उनके लिए ये business कर रहे हैं, उनके लिए ये plant set out कर रहे हैं. Indian Railway has given a guaranteed contract for more than half of the capacity. तो एक revenue risk इसमें कम हो जा रहा है. जो 400-500 करोड़ की revenue में बात कर रहे हैं वो kind of a stable revenue होगा unlike जो इनका पहले का जो auto OEMs का revenue है वो fluctuate करता है. But this line item will be more stable and it would be growing number. So that will act as a tailwind. So global landscape is changing and this company has to change to really benefit out of it. So what is my investment thesis is that I'm seeing a order book visibility of around 1550 crores in FY27 and 2800 crore in FY28, which gives me a good understanding of how the future would look. We are looking at rail wheel commercialization of 400 to 450 crores, energy pass through which will be executed in FY27 somewhere. FY28 में PV OEMs का approval इसे मिल जाएगा. Before the end of FY27 they will get that and that will lead to operating leverage into cold forging assets. And aerospace and metallurgy is something which is very far in future, but that's not part of the thesis. But yes, that can bring some optionality value because titanium would be something very different metal for them which they will be dealing for the first time. So we cannot really say that they will be successful into that. But there are certain things which they are good at it, that is they are good in execution, but there has been certain lapse in terms of receivable write-offs हुए हैं FY25 के closing में 200 crores का, जिसको compensate करने के लिए उन्होंने 2100 रुपए के भाव पे वारंट इशू किया जब शेयर प्राइस 500 की थी. तो that was kind of a giving back to the company by management. That is in a manner is a kind of a poetic justice and they try to serve the justice because 200 करोड़ जो है वो एम्प्लॉई के लैप्स के कारण लॉस हुआ था कंपनी को, उन्होंने रिप्लेनिश कर दिया प्रमोटर ने. दैट शोज द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट आल्सो. सो विद ऑल दिस थिंग्स इट लुक्स लाइक अ डिसेंट केस टू मी. मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन काफी अच्छा रहा है एंड एक्चुअली वी आर लुकिंग एट दिस बिजनेस बिकॉज वी आर सीइंग दैट डिमांड इज गोइंग टू कम एंड वैल्यूएशंस आर वेरी कंफर्टेबल. दैट्स व्हाई आई परचेज्ड इट लास्ट मंथ.
and I'm going to sit it through for a couple of years from now. But this is not a stock recommendation. If you want to invest into this company, then speak to a SEBI registered investment advisor and make your bet on it. This is purely for educational purpose. And if you want to carry on learning on certain interesting businesses like this, then don't forget to subscribe. Please share our content with your friends. Thanks for watching.